अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। ट्रंप आएगा, खान को जेल से बाहर लाएगा। पिछले कुछ दिनों से ना तहरीके इंसाफ के चंद रहनुमाओं की तरफ से इस उम्मीद का इजहार किया जा रहा था कि अमरीकी सदारती इंतखाबात के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप की सदारत की कुर्सी पर वापसी PTI के बानी के लिए उम्मीद की नवीद लाएगी। और इस हवाले से तहरीके इंसाफ के अमरीका और लंदन में मौजूद रहनुमाओं ने लॉबिंग भी की, ट्रंप की टीम से मुलाकात भी की। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की सीनियर लीडरशिप और इमरान खान की फैमिली इस तासुर को गलत करार दे रही है। अब तहरीके इंसाफ की ट्रंप से उम्मीद और नाउम्मीदी की इस सारी दास्तान के बीच में हुकूमत ने भी अपना किरदार अदा किया है, अपना हिस्सा डाला है। और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान को बैरून मुल्क भिजवाने की कोशिश कर रही है। अगर कोई समझता है कि ट्रंप आ गया यहाँ कोई फ़र्क पड़ेगा तो ये ख्वाब। अब नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब का ये दावा बहुत बड़ा दावा है कि बाज़ मुल्क खान साहब को लेने को भी तैयार हैं। क्या हुकूमत से इस मामले पर बाकायदा तौर पर कोई राब्ता हुआ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहरहाल ट्रंप की जीत से पहले वज़ीर दिफा समझते थे कि ट्रंप के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ट्रंप के जीतने के बाद वज़ीर दिफा पुर उम्मीद हैं कि अमरीका मुदाखलत नहीं करेगा। ख्वाजा आसिफ ने बयान देने के बाद एक्स पर पोस्ट भी की कि पाकिस्तान माजी में अमरीका को इनकार कर चुका है। अगर सदर ट्रंप ने कॉल की तो ये नहीं होगा कि कॉल आए और बानिए PTI उनके हवाले कर दें। लेकिन वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब समझते हैं कि फ़ोन आ भी सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो मौजूदा हुकूमत भी तहरीके इंसाफ वाला बयानिया अपना लेगी। कुछ लोग उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में कोई वो मुदाखलत करेंगे और किसी को छुड़वाएंगे, किसी को बाहर ले जाएंगे, अपने पास बुला लेंगे। ये सारी कहानियाँ हैं। मैं मुदाखलत कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। जब नाज़रीन ट्रंप की जीत पर अमेरिका के बाद पाकिस्तान शायद वो दूसरा मुल्क होगा जहाँ की सियासत में इस पर सबसे ज़्यादा बहस हो रही है। लेकिन हुकूमत हो या अपोजिशन हो, दोनों का रवैया बड़ा गैर संजीदा है। अमेरिका से मुदाखलत की उम्मीद रखने वाले क्या हम कोई गुलाम है कि नारा लगाने वाले किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं? क्या अमेरिका की मुदाखलत भी गुड मुदाखलत और बैड मुदाखलत होगी? फिर दूसरी तरफ हुकूमत है जो पहले ट्रंप के इक़्तिदार से जाते ही उनके खिलाफ बयानात दे रही थी, ट्वीट्स कर रही थी। शायद वो समझते थे कि ट्रंप की सियासत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन हम माशाल्लाह इतने समझदार हैं कि ट्रंप के जीतने के बाद एक तरफ उसे मुबारकबादें दे रहे हैं, दूसरी तरफ खुद से ही ऐलानात शुरू कर दिए हैं कि ट्रंप को ऐसा जवाब देंगे और वैसा जवाब देंगे। और ये सिर्फ इम्कानी बुनियादों पर हो रही हैं। क्या अब इस तरह के बयानात से अमेरिका से ताल्लुकात मजबूत बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं? इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज साथ मौजूद होंगे। आगाज़ में मुझे सीनियर सियासतदान हैं, साबिक़ वज़ीर इत्तलात हैं, फवाद चौधरी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फवाद साहब, सबसे पहले तो सर ये जो अभी सारा कच्चा चट्ठा जो चल रहा है, ये मैंने बताया, PTI की क़यादत की अगर मैं बात करती हूँ तो इस वक्त दो कश्तियों में सवार नज़र आती है। एक तरफ वो हैं जिनका मानना है कि बानी PTI को ट्रंप रिहा करवाएंगे, दूसरी तरफ वो क़यादत है जो कि सवाल उठाती है कि ट्रंप होते कौन हैं, और इस तरफ वाली क़यादत में अलीमा खान साहिबा भी शामिल हैं। तो फवाद साहब, ये स्ट्रैटेजी है, कंफ्यूजन है, पार्टी में तकसीम है, या गेम प्लान है क्या? देखिए किरण, आपने जो अभी एक तवील इंट्रो दिया है और आपने सम अप की हैं चीज़ें, उसमें दो सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो इमरान खान के बुनियादी हकूक़ के लिए पाकिस्तान को कहेंगे या इंटरवेंशन करेंगे, और दूसरा सवाल ये है कि अगर वो इंटरवेंशन करेंगे तो क्या पाकिस्तान की हुकूमत उस पर अमल करेगी या इनकार कर देगी। ये दो बुनियादी बातें हैं। अब पहली जो बात है, देखें प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो, उनके दो तीन चीज़ें आप जहन में हमारी होनी चाहिए। एक तो ये है कि उनका इमरान खान से जो ज़ाती ताल्लुक़ है वो मौजूद है, वो सुपरफिशियल ताल्लुक़ नहीं है। ये नहीं है कि उन्होंने सिर्फ उनको टीवी पे देखा हुआ है या इमरान खान ने सिर्फ उनको टीवी पे देखा हुआ है। अभी भी अगर आप गूगल करें तो आपको जो उनकी पहली बीवी हैं और जो इवानका ट्रंप की वालदा है, इवाना ट्रंप, उनके साथ 80 की दहाई की इमरान खान की तस्वीरें मिल जाएंगी, और आपको उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान के 80 की दहाई से एक ज़ाती ताल्लुक़ है ट्रंप फैमिली के साथ।
और इसीलिए जब इमरान खान अमेरिका में गए थे तो उनका जो इस्तकबाल था वो एक रवायती, जिस तरह पाकिस्तान के अयूब खान या उस दौर में होता था उस तरह का इस्तकबाल, उसके अलावा कभी अमेरिकी सदर ने उस तरह का वामत का मुजाहरा नहीं किया जो इमरान खान के लिए किया था। तो पहली बात तो ये तय है कि इमरान खान के ट्रंप के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। सेकंड ये है कि जो पहली बार पाकिस्तान का जो डायस्पोरा है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिकन पाकिस्तानी है, उन्होंने जिस किस्म की वाइब्रेंट कैंपेन की है और पहली बार एक अमेरिकी सदर को इतनी बड़ी पाकिस्तान की सपोर्ट मिली है, वो इससे पहले कभी नहीं मिली। अगर आप अभी भी ब्लूमबर्ग को गूगल करेंगी और आप देखेंगी कि ट्रंप को जो फंडिंग करने वाले लोग हैं उनमें आपको पाकिस्तानी टॉप पे मिलेंगे, जो इससे पहले कभी रिपब्लिकन्स को इस तरह की सपोर्ट जो है पाकिस्तानियों की नहीं मिली। तो उसका भी एक एहसान है। अब तीसरी बात यह है कि जो कांग्रेस है वो लीगल पोजीशन पहले तय कर चुकी है। एक रेजोल्यूशन आई है जो बड़ी भारी मेजॉरिटी से पास हुई और कांग्रेस ने कहा है कि पाकिस्तान में जो ना इलेक्शन सही हुए हैं, ना वहाँ पे इंसानी हकूक़ की कोई कदर की जा रही है, आइन मुअत्तल है और बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं उसके ऊपर बड़ी कंसर्न का इजहार किया है। यूनाइटेड नेशंस जो है वो इमरान खान के ट्रायल के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशंस दे चुका है और अगर आज आपने देखा हो तो जो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से यूनाइटेड नेशंस ने मज़ीद उसके ऊपर आज अपनी प्रेस रिलीज जारी की है। सो एक लीगल पोजीशन तो पहले से क्लियर है। अब बाइडन उस लीगल पोजीशन को दरखौर एतना नहीं समझ रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान से ये मामला नहीं उठाए। अब सवाल ये है कि इस बैकग्राउंड में आपको लगता है सर कि ये जो जिस फंडिंग की आप बात कर रहे हैं पाकिस्तानियों की, उन्होंने जो फंडिंग की या जो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया, तो उसके एहसानमंद होते हुए डोनाल्ड ट्रंप यहाँ इमरान खान के लिए कुछ करेंगे? इसलिए ना देखिए ना कि अगर आपके सपोर्टर्स हैं, मेरे हलके में जो भी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरा जो ग्रुप है जो मुझे सपोर्ट करेगा, मैं डेफिनेटली उनकी बात का रिगार्ड करूंगा और मैं उनके मफादात का ख्याल करूंगा। यही असूल पॉलिटिक्स में लागू होगा अब उनकी जो ट्रंप की कैंपेन है उसके ऊपर भी। सो इसलिए ये तो इसके चांसेस तो ठीक ठाक मौजूद हैं कि ट्रंप जो हैं वो इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक के लिए बात कर सकते हैं। नहीं फवाद साहब, अभी हमें ये देखना है यही वो पीटीआई थी सर जब वो मुदाखलत की बात करते थे और एब्सोल्युटली नॉट की बात करते थे, और आज भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की ही कुछ क़यादत, जिनका मैंने आगाज में बताया भी, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि हम एक सॉवरेन कंट्री हैं और ये मुदाखलत नहीं करने देंगे। इनफैक्ट बानी पीटीआई का भी आज इसी तरह का स्टेटमेंट सामने आया। वो कह रहे हैं कि अगर वो बाहर आएंगे तो अदालतों के जरिए आएंगे, इस तरह की किसी भी सिचुएशन की वजह से बाहर नहीं आएंगे। फवाद साहब सही बात है, लेकिन मैं और आप तो तज्जिया कर रहे हैं ना, तो एक जो सॉवरेन कंट्री है उसकी कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस में पहला ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने साइन की हुई है, कि हुकूमत ने साइन की हुई है। उसके बाद अब और ट्रीटीज़ हैं जो हमने साइन की हुई हैं और उसमें फ्री इलेक्शंस जो हैं वो एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है पाकिस्तान के ऊपर। जो फ्री ट्रायल है वो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है पाकिस्तान के ऊपर, और अगर इसके ऊपर कोई भी मुल्क ये बात करता है तो हमें तो उसका ज़ाहिर शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो पाकिस्तान के लोगों के लिए खड़ा हो रहा है, पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए खड़ा हो रहा है। तो इसको तो मैं मुदाखलत नहीं समझता। आखिर हम भी तो मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए, इसराइल में मुकीम फ़लस्तीनियों के लिए और दुनिया भर में जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हो रही है, आज की ऑपोजिशन के साथ कोई जुल्म हो रहा है, कोई ज्यादती हो रही है और उस पर इंटरवेंशन अगर बाहर से होनी चाहिए, तो फिर आपसे पहले जब आप हुकूमत में थे और उस वक्त जो कुछ ऑपोजिशन के साथ हो रहा था या उससे पहले जितनी भी ऑपोजिशन थी, तो फिर तो सब में फिर तो आप इसको मुदाखलत को ही जायज करार दे रहे हैं सर। नहीं तो वो मुदाखलत तो होती है ना किरण। मिसाल के तौर के ऊपर अगर आपकी जो ऑब्लिगेशंस हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की वो अगर आप पूरी नहीं कर पाते तो आपको जो आपके इंटरनेशनल जो आपके पैसा जो आपको मिल रहा है वो उसके साथ मुंसलिक होता है, वो आपको नहीं मिल सकता। और ये हमेशा रही है, ये कोई पाकिस्तान में पहली बार कोई इस किस्म की सूरत हाल तो नहीं है। और आपने ठीक है, अलबत्ता लेवल इस बार जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी इंटरवेंशन भी ज़्यादा हो सकती है। अब दूसरी जो बात है, दूसरा हिस्सा ये है कि क्या जैसे कि आपने कहा कि हमेशा ही होती है, तो सर आपके दौर में क्या मुदाखलत हुई थी?
हमारे दौर में भी जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस थी, फॉर एग्जांपल जो जर्नलिस्ट बियॉन्ड बॉर्डर्स है, अगर आपको याद हो कि जब असद तूर साहब का मामला हुआ था, मतीउल्लाह जान का मामला हुआ था, तो उन्होंने इसके ऊपर बड़ा प्रोटेस्ट किया था और राइटली सो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। इसके साथ जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, या जाहिर है कि हमारे ज़माने में जो वायलेशंस हैं उसका ये लेवल तो कभी भी नहीं था ना जो अब है। तो जो मुनासिब उस वक़्त का था, मुनासिब उस वक़्त तक वो भी करते थे। तो अब तो चूँकि बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए लेकिन आपने फवाद देखा है अक़वाम मुत्तहिदा ने तो पाकिस्तान इन में तमाम सहाफ़ियों के साथ उस वक्त जो कुछ भी हो रहा था, उस वक्त आप समेत आपकी पूरी हुकूमत जो है वो कुछ और मौक़िफ़ रखती थी सर उस वक्त। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हमने जब भी हुआ 12 घंटों में मतीउल्लाह जान जो हैं उनको हमने जो है वो रिकवर करवाया। असद तूर के ऊपर मुझे एक अपना बयान दिखा दें जिसमें हमने कहा हो कि ये बिल्कुल सही हुआ। हमने कभी इसको इनकरेज नहीं किया। अब तो खैर वो इशू ही नहीं ना रह गया, अब तो जिस मर्ज़ी को उठा लें, जो मर्ज़ी कर ले। हमने तो हुकूमत ने बड़ा इसके ऊपर स्ट्रिक्ट स्टांस लिया, और यही वजह है कि हमारे दौर में पाकिस्तान का मीडिया सबसे ज़्यादा आज़ाद था, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पोजीशन सबसे ज़्यादा बेहतर थी, और आई थिंक वी शुड टेक प्राउड ऑफ दैट। और दूसरी बात यह है कि इसके बाद जो आगे सिचुएशन है, जो दूसरा सवाल मैं आना चाहता हूँ इससे पहले कि आपका दौर ही था, वो ये था साबिक चेयरमैन पैमरा, हमारे फेलो जर्नलिस्ट अबसार आलम साहब को गोली लगी थी सर। जी 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 जी, तो हमने उसकी मजम्मत की थी। सिर्फ मजम्मत काम था वैसे फवाद साहब हुकूमत का, और उस वक्त जो एक्शंस आप लोगों की तरफ से लेने चाहिए थे वो हुए थे सर? जाहिर है नहीं बिल्कुल हमने मजम्मत की थी। मैं तो अब भी मजम्मत करता हूँ, बड़ी होना ही नहीं चाहिए था। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, अब दूसरा जो उसका हिस्सा है, अब मुझे समहाउ आपकी आवाज़ कट रही है। आप बात करें, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, सॉरी दोबारा बोलिएगा। मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप बात कीजिए, मैं कनेक्शन भी दुरुस्त करवाती हूँ मीनवाइल। जी अब ठीक है। अच्छा, दूसरा ये था हिस्सा कि देखिए ना, अब हमने ये तय किया कि डोनाल्ड ट्रंप इंटरवेंशन कर सकते हैं। अब दूसरा हिस्सा उसका ये है कि क्या इंटरवेंशन अगर हो तो ख्वाजा आसफ और राना सनाउल्लाह जिस तरह कह रहे हैं कि हम डट जाएंगे और हम बिल्कुल बात नहीं मानेंगे, क्या ऐसा है? देखिए, ऐसा ये नहीं कर सकते। इनकी ना तो माजी में कोई ट्रैक रिकॉर्ड है खड़ा होने का, ना अभी कोई ट्रैक रिकॉर्ड है खड़ा होने का, और ना ही इन्होंने खड़ा होना है, और ना ही पाकिस्तान की वज़ीर दिफा ने बताया है 2 बार मियां साहब ने मना कर दिया है। देखिए ना, वो कह रहे हैं कि एटॉमिक धमाका जब हुआ था तो हमें क्लिंटन ने कहा था तो हमने मना कर दिया था। उसके ऊपर बड़ी कंट्राडिक्टरी बातें हैं। गौहर अयूब साहब की अगर आप सुन लें, शेख रशीद साहब की सुन लें, जो लोग उस वक्त साथ थे, उनकी कंट्राडिक्शन है, बट लेट्स नॉट गो इनटू दैट। वो अगर किया था तो बहुत अच्छा किया था, एंड इट वाज अ राइट डिसीजन, और आई थिंक वी शुड ऑल अप्रिशिएट कि जो लोग भी उसमें शामिल थे एटमी धमाका करने में, वी शुड अप्रिशिएट दैट। लेकिन जहाँ अब मामला है उसमें यह है कि जो भी पाकिस्तान के इस वक्त हालात हैं, उनमें ये कहना कि आप वो दुनिया कंसर्न शो करेगी और आप उस कंसर्न को उठा के फेंक देंगे और आप कहेंगे हमें कोई परवाह नहीं, ये देखिए ये पाकिस्तान नहीं कर सकता। पाकिस्तान के इस वक्त जो माली मफादात हैं IMF के साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ, वो इतने गहरे जुड़े हुए हैं कि इस तरह का कोई छोटा सा झटका भी मौजूदा हुकूमत जो है वो नहीं ले सकेगी। और अगर उन्होंने इंटरवेंशन का फ़ैसला किया पाकिस्तानी डायस्पोरा के प्रेशर में, तो पाकिस्तान की हुकूमत को उनकी बात माननी पड़ेगी। सर, आप कह रहे हैं कि इस वक्त सिचुएशन नहीं है ऐसी। शकील आफरीदी की एक मिसाल ले लेते हैं, पिछले 10 साल से अमेरिका मांग रहा है उनको, लेकिन पीपल्स पार्टी की हुकूमत गुजरी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गुजरी, आपकी हुकूमत भी आई बीच में, कहीं पर भी हाँ नहीं किया गया, कहीं पर भी सर नहीं झुकाया गया। सर नहीं, शकील आफरीदी के ऊपर तो वो उस तरह की उन्होंने वो सैंक्शंस की भी तो नहीं की ना। हम भी तो आफिया सदीकी मांग रहे हैं इतने अरसे से, हमें तो आफिया सदीकी उन्होंने हवाले नहीं किए हैं, और कई ग्वांतानामो बे के जो लोग हैं वो हमारे हवाले हुए हैं, आफिया सदीकी हमारे हवाले नहीं हुई हैं। और इसी तरह से शकील आफरीदी कर रहे हैं। शकील आफरीदी हो का ये मामला जो है, ये मामला तो एक टेररिज्म का मामला है और इसका अलहदा इशू है। ये जो मामला है ये तो पॉलिटिकल राइट्स का मामला है, और पॉलिटिकल राइट्स के ऊपर एग्जैक्टली मैं इसी पर ही आ रही थी सर, क्योंकि आपने 2022 से लेकर
2022 से लेकर आज हम 2024 के एंड पे खड़े हुए हैं और यहाँ तक आप लोगों ने एक अपना जो नैरेटिव बिल्ड किया, क्या हम कोई गुलाम हैं? और सर अगर ये इंटरवीन करता है अमेरिका इमरान खान के मामले में, इंटरवेंशन हो जाती है, तो फिर आपको नहीं लगता कि पीटीआई की सियासत या वो जो नैरेटिव आपने बिल्ड किया पिछले 2-2.5 सालों में वो तो खत्म हो जाएगा? फिर उसके बाद क्या कहेंगे आप लोग कि जी हाँ हम गुलाम हैं? क्यों ख़त्म हो जाएगा? आप पाकिस्तानी डायस्पोरा को, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को क्यों इतना लुक डाउन अपॉन करती हैं? आपके ख्याल में उनकी कोई हैसियत नहीं है? जो पाकिस्तानी $30 बिलियन हर साल पाकिस्तान भेजते हैं, अगर वो पाकिस्तान के लिए कोई किरदार अदा करते हैं तो आई थिंक वी ऑल शुड बी इंडेटेड टू देम, वी ऑल शुड बी ग्रेटफुल टू देम कि वो ये रोल अदा कर रहे हैं। आपका ये कहना कि अगर पाकिस्तानी अमेरिकन्स या ब्रिटिश पाकिस्तानी या यूरोपियन पाकिस्तानी अगर पाकिस्तान के लोगों के फंडामेंटल राइट्स के लिए खड़े होते हैं, फिर फवाद साहब फिर उनको अप्रिशिएट करें ना सर। फिर ये कहना खत्म करेंगे क्या अमेरिका हमें डिक्टेट करेगा? फिर ये कहना खत्म करेंगे क्या हम कोई गुलाम है? आपकी बात कहें कि हाँ जी हम डिक्टेशन लेंगे। अगर यही बात जो है वो इजराइल आपको कहे या मकबूजा कश्मीर के इंडियन गवर्नमेंट जो है ये बात कहती है कि ये मामलात के ऊपर आप ना बात करें, ये देखें ना, इंसानी हकूक़ या फंडामेंटल राइट्स तो यूनिवर्सल हैं। जो यूनिवर्सल राइट्स हैं उनके लिए तो हर शख्स को खड़ा होना चाहिए। आपका फ़र्ज़ है कि आप अमेरिका में अगर कोई ज़्यादती हो रही है तो उसके लिए आवाज़ बुलंद करें, अगर भारत में हो रही है तो आवाज़ बुलंद करें, अगर कहीं और हो रही है तो आवाज़ बुलंद करें। इसी तरह उनका भी ये फ़र्ज़ है कि वो पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़े लेकिन फवाद साहब फिर तशवीश का बाइस यही तो बन जाता है ना कि वही सारा जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कश्मीर में और फ़लस्तीन में हो रही हैं, जिसके ऊपर वहाँ पर तशवीश नहीं पाई जाती, वहाँ इमरान खान के हवाले से तशवीश पाई जाती है और फिर उनके हवाले से बिल्स भी आ जाते हैं, उनके हवाले से करारदादें भी आ जाती हैं, तो ये भी तशवीश की बात बन जाती है। नहीं, कोई तशवीश की बात नहीं है, अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। मिसाल के तौर के ऊपर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसने वहाँ पे एक बहुत इफ़ेक्टिव कैंपेन बनाई है पाकिस्तान में हकूक़ के लिए, इमरान खान के हकूक़ के लिए, और वही अगर वहाँ पर जो वहाँ का जो लॉबीज़ हैं डिफरेंट, उन्होंने अपनी कैंपेन्स बनाई हैं तो वहाँ की पॉलिटिक्स उसके मुताबिक चल रही है। सो ये तो एक देखिए ना, जो एक पॉलिटिकल रियलिटी है और पॉलिटिकल आइडियलिज्म है उसने कहीं पे कंबाइन होना है, और ये नहीं हो सकता कि आप हर दफ़ा पॉलिटिकल आइडियलिज्म पे चले जाएं और पॉलिटिकल रियलिटीज़ को इग्नोर कर दें। Political reality is कि इमरान खान is the most popular पाकिस्तानी लीडर, एंड political reality is कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इमरान खान के लिए किसी एक्सटेंट पे भी जाने को तैयार हैं। ये तो हमारी हुकूमत का काम था कि इस चीज़ को रिकग्नाइज़ करती और यहाँ इस नहज पर बात ही नहीं जानी चाहिए थी। आज भी इमरान खान की सियासी हैसियत और अहमियत को तस्लीम करके हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें तो ज़रूरत है कि पाकिस्तान में टेम्परेचर नीचे लाए जाएं और हम ये जो जुल्म और जातियाँ आज भी आप देखें बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, पंजाब में जो है जो लोगों को सिटिंग एमएनए को तो बख्शा नहीं जा रहा, तो मुझे आप बताएं दुनिया और इसके ऊपर क्या हमें किस तरह से हमें देखेगी और क्या देखेगी? जाहिर है कि आपने टेम्परेचर नीचे मुझे बताइए और आपने तोशाखाना 2 जी मैं इसी पे ही आ रही थी सर। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज हो गया है, खान साहब की बरियत की दरखास्त पे भी इनफैक्ट फैसला महफूज हो गया है। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या लगता है आपको रिलीफ मिल सकता है खान साहब को? क्या ये कौन से केस हैं? ये तो ऐसे मजाक है ना, ये तो ऐसे ही उन्होंने चूँकि अंदर रखना है क्योंकि मालूम है कि इमरान खान बाहर निकलेगा तो ये हुकूमत फारुक हो जाएगी। तो इस तरह के अहमकाना किस्म के केसेस जो हैं बन रहे हैं जिनका ना सर है ना पैर है, कि जी इमरान खान ने वहाँ से उनको घड़ी दी थी किसी ने, तो वो घड़ी जो है वो उन्होंने बेच दी है जी, तो उनकी घड़ी है वो जब बेचें या रखें या एनीवेज जो भी उसकी है असेसमेंट या करना या उसमें करना, ये तो कोई केस ही नहीं है ना। देखें ना, ये सिर्फ अंदर रखने के बहाने हैं। बाकी हर आदमी को पता है कि इमरान खान से पहले करप्शन के स्कैंडल्स क्या थे। ये तो देखें ना, दिस इज़ अनदर मैटर ऑफ प्राउड फॉर पीटीआई गवर्नमेंट कि एक कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर, एक इमरान खान के ऊपर आप जो है वो करप्शन का केस नहीं बना सके। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसी कोई काबीना आपको मिली है, ऐसा कोई आपको हुकूमत मिली है कि जिसके ऊपर आप करप्शन का 1 रुपए का केस नहीं बना सकते? सही। अच्छा, अब फवाद साहब मुझे ये भी बताइए कि बानिया पीटीआई से जब मुलाकात होती है जेल में सहाफ़ियों की, वो मुलाकातें खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल से उनमें जो गुफ्तगू होती है वो शेयर होती है, लेकिन जो सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद होते हैं वो ये बताते हैं कि जो कुछ ट्विटर हैंडल के ऊपर शेयर किया गया, एक्स पर शेयर किया गया,
उस तरह की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। तो पहले भी कई बार सोशल मीडिया की वजह से जो है ना मसला खड़ा हो चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो बाहर बैठे लोग हैं वो अपने तय ही चीजें शेयर कर देते हैं, क़यादत को भी एतमाद में नहीं लेते या क़यादत को भी इसका इल्म नहीं होता? ये होता क्या है? मिस कोऑर्डिनेशन है, क्या है ये? मैं तो चूँकि कभी इस तरह से जो रिसेंट हियरिंग्स हैं उनमें कभी गया नहीं, तो मुझे मालूम नहीं कि क्या सेटअप है और कैसे जो है वो आता है, क्या होता है। बट आई अंडरस्टैंड आपकी बात भी हो सकती है, कई बाहर लोग बैठे हैं, वो अपना नैरेटिव भी उसमें डाल सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। ज़ाहिर है जब आप इसका आइडियल तरीका तो ये है कि इमरान खान की हियरिंग ओपन होनी चाहिए थी। आप बताइए कि कभी आपने देखा है कि एक क्लोज डोर हियरिंग्स आप कर रहे हैं मुल्क के सबसे बड़े लीडर की, तो आप उनकी जो हियरिंग है वो तो लाइव लोगों को दिखानी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग लाइव हो सकती है तो इमरान खान की हियरिंग क्यों नहीं लाइव हो सकती? ये हियरिंग लाइव होनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि उनके खिलाफ केस क्या है, उनके खिलाफ एविडेंस क्या है। सॉरी, कल क्या लग रहा है आपको? सवाबी में जलसा करने जा रही है पीटीआई और मुमकिन तौर पर अगले लाइहा अमल का ऐलान होगा। क्या हो सकता है? क्या दोबारा इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा या इस बार कोई नई स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है पीटीआई की तरफ से? मुझे कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है कि क्या स्ट्रेटजी है या क्या वो उसके ऊपर जो है वो ऐलान कर सकते हैं। बट मेरे नज़र के अंदर पीटीआई को पहले अलाइंस बनाना चाहिए। ये बहुत अहम है। आप अकेले नज़र आ रहे हैं इस सारे सियासी मैदान में, जो कि नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक ये बहुत अहम है कि पीटीआई जो है वो एक अलाइंस बना के चले और लोगों को मालूम हो कि ये सारी अपोजिशन पार्टीज़ जो हैं वो इधर इकट्ठी हैं और एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ रही हैं। अकेला जो होती है अपोजिशन करना वो कोई इफेक्टिव उस तरह से पाकिस्तान की हिस्ट्री में रही नहीं है। सो इवन आपने देखा कि जब भी नवाज शरीफ बाहर हुए आपसे रिलेटेड भी मैं जानना चाह रही थी, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए फैसल चौधरी साहब से इनफैक्ट पिछले दिनों प्रोग्राम में मौजूद थे, तो उनसे भी मैंने ये बात पूछी थी कि बताइए कि वो तो दरखास्त लगा के खान साहब से मुलाकात के लिए चले जाते हैं, आप क्यों नहीं मुलाकात कर रहे हैं खान साहब से? मुझे तो मैसेज दिया था काफ़ी 2-3 लोगों ने कि जी वो खान साहब ने कहा है कि मैं खुद ही बुलाऊंगा और उसी वक्त जो है वो आएंगे, तो जब बुलाएंगे चले जाएंगे, कोई जल्दी तो है नहीं। तो बाकी हम तो हाज़िर हैं, जब बुलाएंगे इंशाल्लाह चले जाएंगे। और जिस वजह से फैसल चौधरी साहब को कमेटी से निकाल दिया गया, आपके खिलाफ भी बयानात दिए गए थे, तो कुछ बता सके हैं? आपको कुछ पूछा है आपने फैसल चौधरी साहब से कि क्या बयानात उन्होंने दिए थे और खान साहब ने उनको क्या जवाब दिया था? मैंने कोई बयान नहीं दिया था, बस उनको थोड़ा जो है कुछ इनकी कोई लीगल कमेटी वगैरह के इश्यूज जो थे वो हो गए, वो रिजॉल्व हो गए। देखिए फैसल 2015 से ये केसेस कर रहे हैं अब तक। देखिए 9 मई के बाद भी आप देखें तो 550 से ज़्यादा केस जो हैं वो फैसल ने किए हैं और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं और अपने पैसे लगा के किए हैं। तो ज़ाहिर है खान साहब को भी पता है कि उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है पीटीआई के लिए और वो उसको समझते हैं। बाकी सब लोग तो अभी आए हैं ना, इतने पुराने लोग तो बड़े कम हैं। तो ये ज़ाहिर फैसल तो बहुत तवील अरसे से उनके सारे मुकदमे और हर चीज़ कर रहा है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फवाद चौधरी साथ मौजूद थे, हम गुफ्तगू कर रहे थे 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। नाज़रीन, कुछ दरखास्तें चली गई हैं चैलेंज करने के लिए। अब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब जमीयत उलमा इस्लाम से जिनका ताल्लुक बड़े पेश रहे हैं इस तमाम मामलात में, इस हवाले से और पीटीआई के हवाले से और दीगर मामलात पर कामरान मुर्तज़ा साहब ब्रेक के बाद साथ मौजूद होंगे। साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं, कुछ सराउंडिंग्स में बातें हो रही हैं कि शायद JUIF और इमरान खान के दरमियान कोई मुलाकात होगी या होने जा रही है। इसकी कंफर्मेशन के लिए कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब, सबसे पहले यही बता दीजिए सर कि क्या कोई मुलाकात वगैरह होने जा रही है? और नाम भी आप ही का इनफैक्ट लिया जा रहा है, तो अगर ये मुलाकात हो रही है तो इसका एजेंडा क्या होगा सर? पहली बात के जवाब तो ले लेती ना, ये किसी चैनल ने ये खबर चलाई है। दो कि ये बात कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे अंडर कंसिडरेशन है, मगर कोई मुलाकात की बात ना तय हुई है, ना कोई ऐसी बात किसी का नाम तय हुआ है। मौलाना साहब खुद जो है वो UK में है, मैं कोयटा में हूँ। कहीं किसी कॉर्नर पे ऐसे गपशप में ये बात हुई थी
मौलाना साहब तक पहुंचा दी गई थी, बस उसके बाद आगे कोई बात बढ़ी नहीं है। और कोई भी इसमें ऐसी बात जो है ना वो मजीद जो है ना वो नहीं हो सकती जब तक मौलाना खुद ना हो या पार्टी कोई डिसीजन ना ले। पार्टी ने ऐसा कोई डिसीजन अगर नहीं अगर सर मुलाकात हुई और डिसीजन हो गया तो फिर एजेंडा क्या होगा इसका? अभी तक बात ही फाइनल नहीं हुई है कि किस वाकई की कोई मुलाकात होगी या नहीं होगी। तो जब ये बात तय हो जाएगी कि किसी ने मुलाकात करनी है पार्टी के बिहाफ पे या उनके बिहाफ पे या हमारे बिहाफ पे, तो फिर उसके बाद एजेंडा तय करेंगे। फिर अगर कोई ऐसी मुलाकात होती भी है तो वो किसी की ख्वाहिश पे होती है, तो फिर जिसकी ख्वाहिश पे होती है उसको सुना जाता है, तो उसको सुना जाएगा। फिर अगर कोई ऐसा मैसेज हुआ तो फिर किसी को जिसके लिए मैसेज होगा वो उसको दिया भी जा सकता है। नहीं तो ये है ख्वाहिश किसकी तरफ से? JUI की तरफ से है, PTI की तरफ से, मौलाना साहब की तरफ से, इमरान खान की तरफ से? ख्वाहिश किसकी है सर? नहीं, ख्वाहिश ऐसे दोस्तों की ख्वाहिश है। कुछ होते हैं ना वेल विशर होते हैं, कुछ चाहते हैं कि वो आपस में जो है ना पार्टियां नज़दीक आएँ। तो उसमें बाकी तो देखिए तलखी जो है PTI की और JUI की काफ़ी कम हुई, बल्कि नॉर्मल हो गए। आप नॉर्मलसी कह सकते हैं इसको इस वक्त जो हालात हैं। और नॉर्मलसी में आ गए तो हम लोग, शायद लोगों की ये भी चाहत हो कि इससे भी आगे कोई स्टेप बढ़े। तो ये बात कहीं पे हुई होगी, फिर जहाँ पे हुई होगी लीडरशिप तक पहुंचा दी गई होगी, मगर लीडरशिप ने कोई इस पर डिसीजन नहीं किया। और सर अभी 3 दिन पहले जो PTI और JUI के वफूद की मुलाकात हुई है उसके बाद PTI की तरफ से ये दावा सामने आया है कि मौलाना साहब इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। तो क्या मौलाना पसे पर्दा कोई किरदार अदा कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी तक देखिए ये मुझे पता है कि जिस वक्त 26th अमेंडमेंट वाला मामला चल रहा था जी। तो मौलाना ने मुलाकातों में, यानी PTI की इमरान खान साहब से मुलाकातों में यकीनन किरदार अदा किया था और बड़ी शद्दोमत से किरदार अदा किया था ताकि वो इंस्ट्रक्शंस ले सकें, उनसे बात कर सकें। और उसकी वजह से भी जो है ना वो हमने भी मामलात को डिले किया था मज़ीद 1 आध दिन, ताकि वो इत्मीनान के साथ अपना जो है ना वो मामला जो है वो तय कर सकें इंस्ट्रक्शंस लेने के बाद। किरदार अदा करने की बात अभी तक प्री मैच्योर, मौलाना ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया। सर थोड़ा इंटरनेशनली जो इस वक्त चीज़ें चल रही हैं और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पाकिस्तान में हो रहा है उस पर भी बात कर लेती हूँ आपसे। अब ट्रंप की जीत के बाद यहाँ पर बड़ी सियासत में हलचल मची हुई है। PTI की तरफ से तो चलें समझ आता है उनकी तरफ से जो बयानबाजी हो रही है, लेकिन हुकूमत जिस तरह से बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रही है, इसकी क्या वजह समझ आती है आपको? मेरा ख्याल है दोनों साइड से जो ब्लड प्रेशर वाले या जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है या कम होता है वो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं वरना मुल्कों के दरमियान कोई रोमांस नहीं हुआ करते, कोई लव अफेयर नहीं हुआ करते। मफादात के तहत जो है ना मामला तय होते। ये सिर्फ ब्लड प्रेशर के मामला आता है और अदरवाइज जो है ना मुल्कों के दरमियान जो है दोनों मुल्कों के फ़ायदे देखते हैं। या कोई मुल्क अगर आपके साथ बढ़ता है, जितना भी आपके साथ अजीज़ दोस्त हो आपका, जिसका भी आप नाम आपके जहन में आता है, वो उनका भी जब तक मफाद नहीं होगा उस वक्त तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। और मुल्कों की लीडरशिप जो है ना वो खाली एक लीडर के तब्दील होने से, किसी के सदर के तब्दील होने से इस तरह से नहीं होता कि वो फिर आगे जो है ना बहुत बड़े मामलात में जो है ना वो मुदाखलत करेंगे। उन मुल्कों का अपना मफाद होता है और वो मुल्क के साथ होता है, वो मुल्क की जो क़यादत होती है उसके साथ वो वर्किंग रिलेशंस उनके चल रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। कामरान साहब, 26वीं आईनी तरमीम जिसमें एक बड़ा अहम रोल आपका रहा, अब उसके खिलाफ दरखास्तें आ चुकी हैं कई। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस हैं, उनका ख़त भी सामने आ गया है। क्या इम्कानात, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले जो है सारे जजों को मिल के बैठना चाहिए, क्योंकि इस अमेंडमेंट में जो बहुत सारे मामलात हैं वो एक ऐसे स्टेक होल्डर के हैं जिसके बारे में फ़ैसला करते हुए उससे नहीं पूछा गया कि उसकी क्या ज़रूरियात हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है, उनकी क्या तंगियाँ हैं, क्या उनकी खुशियाँ हैं, क्या उनके गम हैं। इसके बगैर जो ना ये सारे मामला जो है ना तय किए गए हैं। दो कि ये मुतालबा जो है कई दफ़ा हमारे पार्ट पे हुआ कि स्टेक होल्डर से भी पूछ लें कि उसको क्या प्रॉब्लम है, तो नहीं पूछा गया। अब जब कोई चीज़ किसी के बारे में तय हो जाती है और एक इख्तियार उनके पास बहरहाल है, बावजूद इसके कि आर्टिकल 239 सब आर्टिकल 5 जो है दस्तूर में मौजूद है कि उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को जो है नहीं कोई कोर्ट क्वेश्चन कर सकती, मगर स्टिल जो है बहुत सारी ऐसी थ्योरियाँ हैं कि जिनकी बुनियाद पे कोर्ट उनको
क्वेश्चन कर भी सकती है। ठीक। तो ये जजेस इकट्ठे बैठ जाएं, सारे के सारे जितने जजेस हैं आपस में बैठ के डिसीजन लें। वैसे भी इनको अल्टीमेटली पाकिस्तान के लिए इकट्ठे मिल के चलना है, ना कि एक दाएं जा रहा है, एक बाएं जा रहा है, एक सामने जा रहा है, एक पीछे जा रहा है। और ये बैठ के इस बारे में फैसले लें, ये कौम को इस मखमसे से निकालें कि कौन सुनेगा कौन नहीं सुनेगा, कितने लोग होंगे कितने नहीं होंगे। ये वैसे एक आम आदमी के लिए नॉन इशू है। आम आदमी का मसला जो है वो कुछ और है, रोटी है, दाल है, कपड़े हैं, मकान है, बिल है, गैस का बिल है, ये मसले हैं। सही। कल सर पीटीआई सवाबी में करने जा रही है जलसा, और गालिब इम्कान है, कह भी रहे हैं कि कल जो है वो फिर अपने अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे, और मुमकिन तौर पर शायद इस्लामाबाद की जानिब मार्च का भी मामला हो सकता है पीटीआई की तरफ से। तो फिर क्या सर आप लोग की अभी जो मुलाकात हुई उसमें, या वैसे ही JUIF के साथ कुछ डिस्कशन हुई है इस सारे मामले में? अगर पीटीआई आपसे मदद मांगती है तो क्या आप साथ होंगे, सपोर्ट करेंगे इन्हें? मेरे अपने ज़ाती ख्याल में, पार्टी ने इस पर कोई फैसला नहीं किया, मगर मेरे कम अज़ कम मेरे ज़ाती ख्याल में, ये एक शख्स की राय है, पूरी पार्टी की राय नहीं है। इसमें ऐसा फिल वक्त मुमकिन नहीं है। उनका जलसा आज यहाँ कोयटा में, मैं कोयटा में हूँ, और उनका जलसा आज कोयटा में भी था। उसमें जो ख़बरें हैं उसमें PTI के लोग भी जो है ज़ख्मी हुए हैं, उसमें पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं। कोई आपस में इनकी तल्लुका, कोई हालात कशीदा थे। हॉकी ग्राउंड में यहाँ जलसा था, तो यहाँ पे तो हालात ही हैं, मगर इन हालात को मज़ीद ख़राब होने से भी बचाया जाए। और अगर कोई ऐसी आगे बढ़ने का फ़ैसला किया गया है तो कोई पार्टी, मेरा ख्याल है, अकेले परवाज़ न करे। वैसे PTI के दोस्त जो है वो फ़ैसला अकेले कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो फिर इधर उधर दाएं बाएं देखते रहते हैं। उनमें आप अपोजिशन की जमातों को भी साथ लेके चलने का शायद फैसला करने की कुव्वत नहीं है कि उनसे भी पूछ लेते हैं, उनसे भी करते हैं, ये भी नहीं कर पाते। एग्जैक्टली। फवाद चौधरी साहब ये भी यही बात कर रहे थे कि अगर आपने ऑपोजिशन में निकलना है तो फिर अगर ऑपोजिशन की जमातें मिलकर निकलती हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट भी होता है, वरना अकेले शायद नताइज वो नहीं आते जो आप हासिल करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान मुर्तज़ा साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के इस हिस्से में सुहेल रशीद साहब नुमाइंदा समा है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ सुहेल, क्योंकि जजेस काउंसिल का, जुडिशल काउंसिल का एलामिया सामने आया है, और इस एलामिये में 10 जजेस के खिलाफ शिकायत पर गौर किया गया है, लेकिन उनके खिलाफ सबूत नाकाफी थे। एलामिये में जजेस के नाम नहीं बताए गए हैं। तो क्या मालूम हो सका है कौन से जजेस से? साथ ही एलामिये में गलत शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी बात की गई है, तो मुमकिन तौर पर कार्रवाई क्या हो सकती है, जरा ये भी बताइए। देखें, आज जो एलामिया सामने आया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, उसमें ये तो वाजे कर दिया गया है कि 10 जजेस के खिलाफ शिकायत थी जिनका जायजा लिया गया, और उन शिकायत में कुछ ऐसा ठोस मवाद मौजूद नहीं था, शवायद नहीं थे, नापायदार थी, इसलिए उनको खारिज किया गया है। लेकिन जजिस का नाम जाहिर नहीं किया गया एलामिया में, और ये एहतियात बरती जाती है ख़ासकर ऐसे में कि जब शिकायत हों भी ऐसी जिनमें कोई दम ना हो तो फिर उन जजिस के नाम नहीं लिए जाते। लेकिन अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के, कई ऐसे जजेस हैं जिनके खिलाफ कुछ न कुछ शिकायत दायर होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई ऐसा शख्स जो किसी फैसले से एग्रीव्ड होता है वो भी शिकायत लेकर आ जाता है और उसकी जानिब से शिकायत दर्ज कर दी जाती है, और सिर्फ उसमें ऐसे पॉइंट्स उठाए जाते हैं जी कि इसने जो फलां फैसला दिया है उसमें फलां चीज़ जो है वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं, लिहाजा इसको जज नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह की जो शिकायत होती है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अमूमन सरसरी जायजे के बाद ही खारिज कर देती है। और साथ ही जो वार्न किया गया, जो तंबीह की गई है कि आइंदा अगर कोई ऐसी शिकायत लाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ये एक वार्निंग पैगाम होता है। हम देखते हैं जब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होता है, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब जब उनका दौर शुरू हुआ तो उन्होंने भी इजलास बुलाए, और पहले उन्होंने काफ़ी जजेस के खिलाफ शिकायत खारिज की, और उनके दौर में कुछ शिकायत पर कार्रवाई हुई भी। हमने देखा जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ी थी, और उसके बाद उन्होंने रिज़ाइन किया, फिर बाद में उनको बरतरफ भी किया गया। ये सारी कार्रवाइयाँ भी होती रही, लेकिन ये वार्निंग तब भी होती थी सारे बाकी लोगों को, और कुछ ऐसे शिकायत कुनिंदा थे जिनको काउंसिल में बड़ा। अच्छा सुहेल, ये इजलास में आइन का आर्टिकल है 209(8), इस पर भी गौर किया गया है, और कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से मजीद मुशावरत और मुशावरत में मजीद वसअत की बात की गई है। लिखा गया है कि कोड का इतलाक जजेस के अलावा दीगर इदारों के सरबराहान पर भी होता है। ये क्या मामला है?
देखें, ये बड़ा अहम मामला है। सबसे पहले तो ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जो छह जजेस का खत था, इसको ओपन कोर्ट में सुना जा रहा था। सो मोटो मौजूद था, साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने जो लिया था, और उस पर कार्रवाई होती भी रही। ओपन कोर्ट में कुछ समातें हुई, फिर दोबारा ये केस लग नहीं सका था। लेकिन चूंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के उन 6 जजेस ने जो खत लिखा था वो एड्रेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह को किया गया था, तो आज पहली बार ये मुनासिब और मुतलका फोरम पर यह मामला अब टेकअप हो गया है। और कोड ऑफ कंडक्ट की जो बात आपने पूछी, कोड ऑफ कंडक्ट में ये बात जजेस ने ही पूछ रखी थी कि जब हमें कोई बैरूनी दबाव का सामना हो, कोई ऐसी इंटरवेंशन हो, तो हम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करें, हमारा बतौर जज रद्द अमल क्या होना चाहिए, हमें कोड ऑफ कंडक्ट कुछ वजह करके बता दें। तो वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाना है। चूंकि मदाखलत बाकी एग्जेक्टिव इदारों की जानिब से उसमें अलेज की गई थी, इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो कर रहे हैं, तो इस हवाले से ही आज के एलामिया में ये लिखा गया है कि मदाखलत से मुतल्लिक ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, फिर ये मुख्तलिफ इदारों पर इसका इतलाक होगा अगर कोई भी कार्रवाई आगे बढ़ती है। इसलिए इसकी मुशावरत जो है मज़ीद वसी की जाएगी, मज़ीद मुशावरत की जाएगी, और जो आइंदा इजलास होगा उसमें दोबारा ये मामला ज़ेरे गौर लाया जाएगा कि इससे कैसे निपटा जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए, और कम अज़ कम एक ऐसा लाएमल जरूर अपनाया जाए, या कोड ऑफ कंडक्ट में अगर कोई तरमीम करनी है, कोई नई शिक डालनी है, ताकि जजेस को क्लैरिटी हो कि अगर आइंदा कभी कोई मुदाखलत या किसी दबाव का सामना होता है, बैरूनी दबाव का, तो उस पर उनका रद्द अमल क्या होना चाहिए, एक जज के तौर पर उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, क्या उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करनी है या किसी और फोरम पर आगाह करना है, ये सारा कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको वजह किया जाना है। इसी मुतालिक आज के एलामिया में इशारा किया गया है, लेकिन अहम बात यह है कि इसको अब सुप्रीम जुडिशल टेकअप कर लिया है और आइंदा इजलास में भी इस पर गौर किया जाना है। अच्छा, ये जो 6 जजेस का मामला है, उनके खत का मामला है, ये काजी फाइजा साहब के दौर में आया, फिर उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट मीटिंग भी बुलाई, वजीर आजम साहब से भी इस हवाले से मामलात पर मुशावरत हुई, फिर उसके बाद इस मामले को टेकअप किया गया था, तो फिर अब दोबारा क्यों? देखें, उस वक्त ये मामला टेकअप हुआ था, लेकिन उस वक्त जुडिशल साइड पे हुआ था, ओपन कोर्ट में हुआ था। पहले तो इस पर कमीशन बनाने की बात की गई थी, लेकिन हमने देखा कि कमीशन सरबराह ने माजरत कर ली, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो लेना पड़ा, और फिर ये ओपन कोर्ट में केस लग गया, इसमें नोटिस वगैरह हुए, इस पर 1-2 समातें भी हुई, और ओपन कोर्ट में ये मामला सुना गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये टेकअप नहीं हुआ था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एक अलग आईनी फोरम है जिसमें जजेस के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट की शिकायत भी आती है, और जजेस के जो मामला हैं उनको देखा जाता है कि कैसे उनको आगे चलाया जाए। तो ये खत लिखा तब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह को ही गया था। उस फोरम पर आज ये पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर टेकअप हुआ है। इससे पहले इस पर कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बनाने की एक कोशिश, जब वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई साबिक चीफ जस्टिस की, तो कमीशन तश्कील दिया गया, वफाकी हुकूमत पर छोड़ा गया था, उन्होंने कमीशन बनाया, फिर कमीशन काम नहीं कर सका, उस पर माजरत की गई, और फिर कमीशन के जो सरबराह नामजद किए गए थे साबिक चीफ जस्टिस, उन्होंने भी हुकूमत को यह कहा कि यह मामला दरअसल ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर इंक्वायरी से महज आगे बढ़ा जा सके। उसके बाद ये फिर सो मोटो में आ गया था। वो केस अभी भी ज़ेरे इल्तवा है अलग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट जो है इस सारे मामले को देख रही है, वो कोड ऑफ कंडक्ट की हद तक देख रही है। अच्छा सुहेल, जजेस के खत पर कोड ऑफ कंडक्ट पर मजीद मुशावरत की बात की गई है, तो क्या फिर इसमें दीगर जजेस को भी इंक्लूड किया जा सकता है? देखें, दीगर जजेस से मुशावरत हो सकती है, वकला से हो सकती है, मुशावरत फिर तमाम स्टेक होल्डर से होती है, फिर एग्जेक्टिव से भी मुशावरत इसमें की जा सकती है, हुकूमत से की जा सकती है कि सारे मामले को रोका कैसे जाए। एक तो इसका सदेबाब करना है, दूसरा मुस्तकबिल के लिए लाएअमल जो है वो भी अपनाना है। इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। कोड ऑफ कंडक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें यही होता है कि जजेस को उसमें बताया जाएगा कि अगर ऐसी किसी चीज़ का आपको सामना होगा तो कोड ऑफ कंडक्ट में उनसे मुतल्लिक क्या होगा, उस पर वो रिस्पॉन्डेंगे। इसमें कोड ऑफ कंडक्ट का मामला सिर्फ इस हद तक होता है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुहेल रशीद प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। अहम मामलात कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से, ख़त के हवाले से, 6 जज के जो ख़त है उसके हवाले से बता रहे थे। प्रोग्राम के आखिर में अपने सबसे फेवरेट टॉपिक की जानिब बढ़ूंगी। मेलबर्न के हारे एडिलेड में ऐसे झपटे कि कैंगरूज के छक्के छुड़वा दिए हैं। बॉलिंग एंड पर हारिस रऊफ की शानदार बॉलिंग के साथ 5 विकेट्स और बैटिंग लाइन पर साइम अयूब की लाठी चार्ज हाफ सेंचुरी ने ग्रीन शर्ट्स को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हीं के घर में 9 विकेट से एकतरफा शिकस्त उनके हिस्से में आई और जीत हमारे हिस्से में आई। यूं 3 वनडे मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हो गई। अब फैसला कुन मार्का 2 दिन बाद 10 नवंबर को पर्थ में होगा। एडिलेड के तारीखी ग्राउंड पर आज की जीत पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस मैदान पर 28 साल बाद पहली वनडे फतह है। साथ ही कप्तान मोहम्मद रिजवान ने एक मैच में सबसे ज्यादा 6 कैचेस का रिकॉर्ड बराबर कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया से तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है, लेकिन इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर शायद कभी आनी ही नहीं है, क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान के अंदर अमन से लेकर
खेल तक और खेल से लेके एंटरटेनमेंट की खुशियों के रंग में भंग डालने की पुरानी बीमारी है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका और कतर में दहशतगर्दी करवाने वाला मोदी का इंडिया पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी करने के बाद अब खेल के मैदान में हठधर्मी दिखा रहा है। अगली चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान में ये शेड्यूल है। 19 फरवरी से 9 मार्च तक चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस कराची में होने हैं, लाहौर में होने हैं, रावलपिंडी में होने हैं। टूर्नामेंट के लिए 6 ममालिक ने टीम्स पाकिस्तान भेजने की तस्दीक भी कर दी है, लेकिन इंडिया मुसलसल सियासत और सिक्योरिटी को बहाना बनाकर अपनी टीम भेजने से इनकार करते हुए टूर्नामेंट को हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाना चाहता है। कल चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से मुतालिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यस या नो में तहरीरी जवाब देने के लिए भारत को वाज़े तौर पर पैगाम पहुंचाया था, जिसके बाद आज इंडियन मीडिया ने दावा किया है कि इंडियन टीम ने पाकिस्तान आने से साफ इनकार कर दिया है और इंडियन टीम न्यूट्रल वेन्यू पर अपने मैचेस खेलेगी। और बीसीसीआई ने पीसीबी को चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान न आने के बारे में आगाह भी कर दिया है। इंडियन मीडिया के इस दावे पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने रद्द-ए-अमल देते हुए इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई जवाब न आने की खबर दे दी है। इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार। हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ हो। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। अब यहाँ आपको याद दिला दूँ नाज़रीन के कुछ दिनों पहले ये खबर भी आई थी कि पीसीबी ने बीसीसीआई को ये इनफैक्ट ऑप्शन भी दिया था कि इंडियन टीम हर मैच के बाद चंडीगढ़ भी जा सकती है या दिल्ली भी वापस जा सकती है, लेकिन इंडिया की तरफ से इस ऑप्शन को भी मुस्तरद किया गया। लेकिन आज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया को बड़ा वाज़े तौर पर कह दिया है कि हम काफ़ी अरसे से आपसे बड़ा अच्छा रवैया इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आईसीसी किसी भी इवेंट के शेड्यूल का ऐलान उमूमन 3 महीने पहले करता है। यूँ चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है। पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा गुज़िश्ता साल यानी 2023 में एशिया कप की मेज़बानी की थी। इस इवेंट में भी इंडियन टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद हाइब्रिड मॉडल के तहत इंडिया के जो मैचेस हैं वो श्रीलंका में शेड्यूल किए गए थे, जहां कोलंबो में खेले गए फाइनल में इंडिया ने श्रीलंका को हराकर टाइटल अपने नाम किया था। इस सारी सिचुएशन पर मज़ीद हम बात करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि इंडिया की तरफ से आखिरी लम्हात में क्या कुछ तब्दीली आती है। इसी तरह से कायम रहते हैं अपनी हठधर्मी पर। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।